नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रसोई घर में जूठे बर्तनों के ढेर के आगे शुभांगी को आज माँ की बहुत याद आ रही थी। आज अगर उसकी माँ होती तो उसकी क्या तबीयत खराब होने पर भी उससे घर के काम करवाती। सास और माँ में फ़र्क तो होता है ना। अगर सास भी माँ बन जाए तो माँ को कौन याद करे। यही सब सोचते हुए शुभांगी ने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। बैंक में काम करने वाली शुभांगी का गर्भावस्था का चौथा महीना चल रहा था। वैसे तो घर और दफ्तर का काम वह बखूबी करती थी, पर बीच बीच में तबीयत खराब होने पर उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। आज भी ऐसा ही एक दिन था। उसने दफ्तर से ये सोचकर छुट्टी ली थी कि वह घर पर थोड़ा सा आराम करेगी, पर उसकी सास ने तो उसे यह कहकर उठा दिया कि थोड़ी देर में उसकी मौसा ससुर और मौसाई सास आने वाले हैं। शुभांगी के विवाह को 2 साल हो चुके थे। देवेश से उसका रिश्ता उसके पिता की मौसी ने करवाया था। उसकी माँ की 4 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में पिता कैलाश जी और बड़ा भाई पार्थ थे। माँ के अचानक से गुजर जाने पर पिता को गहरा सदमा लगा था। अपने घर को बिखरता देख वह खुद टूट से गए थे। दोनों भाई बहन भी पिता को देखकर परेशान रहते। पार्थ ने पिता के कारोबार को संभाल लिया। शुभांगी ने भी पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंक की परीक्षा देकर नौकरी पा ली थी। जीवन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। उसके पिता भी बच्चों की सफलता से खुश थे। आखिर उनकी माँ भी अपने बच्चों की सफलता ही तो चाहती थी। रिश्तेदार अब कैलाश जी को बच्चों की शादी की सलाह देने लगे। इसी बीच शुभांगी के लिए देवेश का रिश्ता आया और अपनी मौसी पर विश्वास रख कैलाश जी ने रिश्ते को मंजूरी दे दी। देवेश खुद भी एक बैंक में नौकरी करता था। घर में माता पिता और एक बहन काव्या थी, जिसका ब्याह हो चुका था। उसके पिता सुधाकर जी भी सरकारी कर्मचारी थे और कुछ ही देर में रिटायर होने वाले थे, और उसकी माँ निर्मला जी गृहिणी थी। कुल मिलाकर एक छोटा सा पढ़ा लिखा परिवार था। कैलाश जी संतुष्ट थे कि उनकी बेटी को पढ़ा लिखा और अच्छा परिवार मिला है। शुभांगी की शादी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी और पार्थ ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। विवाह के शुरुआती दिन तो आराम से बीत रहे थे। सास ससुर का व्यवहार भी शुभांगी के प्रति ठीक था। निर्मला जी ने घर के कामों के लिए एक भाई रखी हुई थी, जिसका नाम राधा था, और वो बर्तन और सफाई का काम करती और साथ ही सब्जी वगैरह काटने में निर्मला जी की मदद कर देती। कपड़े धोने के लिए उनके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थी, तो कपड़ों का ज़्यादा झंझट नहीं था। शुभांगी भी अपनी तरफ से निर्मला जी की मदद करने की कोशिश करती। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अब शुभांगी ने थोड़े दिनों में महसूस किया था कि निर्मला जी ने राधा के कामों में कटौती कर दी थी। अब वह सब्जियां और उसके हिस्से का काम शुभांगी के जिम्मे डाल देती। दफ्तर से थकी मारी आई शुभांगी बहुत बार काम करने को दिल नहीं करता, पर फिर भी वह सास की मदद के लिए उनके साथ काम करवाती, और यह उसका फर्ज भी बनता था। खैर, समय अपनी गति से गुजर रहा था। काव्या बीच बीच में मिलने आती। शुभांगी का बहुत मन करता कि अपनी ननद के साथ खूब बातें करे और उसके साथ घूमने जाए, पर काव्या अपनी माँ के साथ ही बातें करने में दिलचस्पी रखती और भाभी से थोड़ी दूरी बनाकर रखती। शुभांगी का सारा समय तो दफ्तर में ही निकल जाता था। शुभांगी को लगता कि उसे कुछ भी कहने पर देवेश हमेशा माँ और बहन की साइड लेता और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा न देने के लिए शुभांगी की चुप्पी लगा देती। कुछ महीने बीते और निर्मला जी ने राधा से बर्तन साफ करने के लिए मना कर दिया। आखिर बर्तन होते ही कितने हैं, शुभांगी खड़ी खड़ी कर दिया करेगी। शुभांगी ने जब यह सुना तो बोली, माँ जी, मुझे सुबह दफ्तर भी समय से पहुँचना होता है, और आपको तो पता है कि सुबह सुबह कितनी भागदौड़ हो जाती है। टिफिन के साथ साथ दोपहर के खाने का काम और ऊपर से बर्तन, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुभांगी के तर्कों के आगे भी निर्मला जी नहीं मानी। देवेश से बात करने पर वो बोला, जैसा माँ चाहती है वैसा कर दो। थोड़े से बर्तनों में क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो माँ और राधा काम संभाल ही रही हैं। देवेश के ऐसे उत्तर की शुभांगी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अपने मन की बात वह किसको जाकर बताती। बहुत बार उसका मन करता कि अपने मन की बात अपने पिता या भाई को बताए, पर वह उनकी परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। जानती थी कि उसके पिता मुश्किल से ही माँ के सदमे से बाहर निकले हैं। उस समय शुभांगी को
अपनी माँ की खूब याद आती, कैसे वह उनकी लाडली थी और माँ उसे कितने प्यार से रखा करती थी। खैर, शुभांगी ने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। सुबह सुबह की भाग दौड़ में कई बार वो अपना नाश्ता नहीं कर पाती और मेट्रो में जाकर नाश्ता करती, और अगर वहाँ भी सीट न मिले तो वह भी रह जाता। दफ्तर पहुंचकर भी पचासों काम सर पर खड़े होते। इसी बीच देवेश ने एक और फ्लैट देख लिया था और उसने शुभांगी से बड़े प्यार से उसकी किस्तें भरने के लिए राजी कर लिया। शुभांगी भी मान गई थी, ये सोचकर कि एक दूसरे के साथ से ही नई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। उन दिनों में निर्मला जी का व्यवहार भी उसके प्रति थोड़ा नरम हो गया था, पर शुभांगी इन सब बातों को कभी समझ ही नहीं पाई। वह तो अपना घर समझकर ही सब कुछ कर रही थी। कुछ समय और बीता तो देवेश ने शुभांगी से घर के खर्चों के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुभांगी मना नहीं करती, पर एक दिन उसने पूछ लिया, देवेश, मैं नए घर की किस्तें भी भर रही हूँ। मेरी तनख्वाह से अगर सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? घर से खाना पानी तो मिल ही रहा है ना। फिर भी कुछ पैसे तो मेरे पास भी होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते कि किस्तें अगर मैं भरूं और घर के खर्च तुम अपने तनख्वाह से कर लिया करो, तो इससे कुछ पैसे मेरे पास भी बच जाया करेंगे। शुभांगी की इस बात को सुनकर देवेश ने खूब हो हल्ला मचाया और उसका साथ निर्मला जी और सुधाकर जी ने भी दिया। शुभांगी उनकी नीयत देखकर हैरान रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इस घर के लिए क्या है, एक बहू या पैसे कमाने की मशीन, या फिर एक काम वाली भाई जो कि दफ्तर से पैसा भी कमा कर लाए और घर के उनके काम भी करे। काव्य आती तो उसके लिए निर्मला जी खूब पैसे लुटाती। उसके जाने पर उसे कपड़ों और खाने पीने के सामान से भर देती, और इधर शुभांगी को इन 2 सालों में निर्मला जी ने एक सूट भी खरीद कर नहीं दिया। बाकी दिनों की तो छोड़ो, कभी उसका जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ पर भी उसने एक कोरी बधाई के अलावा कुछ नहीं मिला, ना पति से, ना ही सास ससुर से। हाँ, भाई और पिता बड़े प्यार से उसके लिए खूब तोहफे लाते, पर उन्हें देखकर भी सास का मुंह ही बना रहता। शुभांगी को ऐसा लगता कि वह किस जाल में फंस गई है। ना तो वह अपने पिता से बात कर सकती है और इधर पति तो कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं था। कुछ दिनों में पता चला कि शुभांगी माँ बनने वाली है। इस खबर से उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण जागी। लगा कि शायद बच्चे के आगमन से इन लोगों का कुछ दिल पिघल जाए, पर नहीं। निर्मला जी उसकी इस हालत में भी उससे बर्तन मंजवाती रही। शाम को दफ्तर से आकर वह रात के खाने की तैयारी करती और फिर खाने के बाद बर्तन साफ करने पर उसकी हालत पस्त हो जाती। शुभांगी बहुत बार मन ही मन सोचती, क्या इन लोगों को कभी डर नहीं लगता कि आज ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो कल को अगर काव्या को किसी ने तंग किया तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हालांकि वह मन से बिल्कुल नहीं चाहती थी कि काव्या को कोई परेशानी हो, पर ससुराल वालों का व्यवहार उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता। शुभांगी के प्रति सबकी ज्यादतियाँ बढ़ती जा रही थी। खैर, कुछ महीनों बाद उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देवेश और माता पिता ने थोड़ी सी खुशी तो जाहिर की, पर सिर्फ लोगों के सामने। एक फंक्शन भी रखा और लोगों के सामने खूब बधाइयाँ ली और दी गई, पर शुभांगी, उससे तो खुशी से एक बार भी किसी ने प्यार से बात तक नहीं की। ससुराल वालों की ऐसी बेरुखी अब शुभांगी की बर्दाश्त से बाहर थी। दफ्तर भी उसने मैटरनिटी लीव ले रखी थी। बच्चों को संभालते, घर का काम करते सारा दिन बीत जाता, पर उसकी हालत देखकर भी सास ससुर का दिल नहीं पसीजता। अपना पति भी अपना कहाँ था। एक तरफ बच्चे को देखती तो दूसरी तरफ बर्तन मांजती। इन 3 सालों में वह क्या से क्या बन गई थी। एक दिन देवेश से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो देवेश ने उसके भाई को फ़ोन मिलाकर सारी बातें उगल दी। भाई दौड़ता हुआ आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, पर शुभांगी नहीं मानी। उसे शायद अभी भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा, पर उसकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई जब एक दिन देवेश ने उसे घर छोड़ जाने के लिए कह दिया। घर छोड़ कर जाना, इस बात को लेकर सुनकर शुभांगी हैरान सी रह गई। कैसे कह सकता है ये इंसान मुझे घर छोड़कर जाने को? अपने बच्चे के बारे में इसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। पर अब शुभांगी अपने और बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। उस इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा जिसे बीवी और बच्चे की
रत्ती भर कदर नहीं थी। शुभांगी ने भाई को फ़ोन किया और वह कुछ घंटे में उसे लेने आ पहुंचा। किसी ने एक बार भी शुभांगी को रोकने की कोशिश नहीं की। भाई और पिता ने दोनों हाथों से शुभांगी को सहारा दिया और भाई ने कहा, अब तो उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। मैं बैठा हूं ना, तुझे पहले ही सब कुछ बताना चाहिए था। इतना सहने की क्या ज़रूरत थी? इतनी पढ़ी लिखी होकर उन जाहिलों की सेवा करती रही, नौकरों की तरह काम किया। क्या ज़रूरत थी? तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? एक बार मुड़कर देख, तेरे पीछे खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। भाई की बात और शुभांगी फूट फूट कर रोई। कितने ही दिन लग गए उसे संभलने में। कुछ महीने बीतने पर भी ना ही कभी देवेश का फ़ोन आया, ना सास ससुर का। भाई के कहने पर शुभांगी ने तलाक की अर्जी दे दी। पार्थ के एक वकील दोस्त की मदद से नया लिया हुआ फ्लैट भी शुभांगी के नाम कर दिया गया, जिसकी वह किस्त भरती आई थी, आगे भी भरने को तैयार थी। फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि काव्या को उसके ससुराल वालों ने वापस भेज दिया है, क्योंकि उसके बेमतलब के खर्चों और उसकी बदतमीजी से वह शुरू से ही तंग थे। पर हर बार वह समझौता कर लेते और उसे थोड़ा वक्त देते, इसी उम्मीद में कि शायद कुछ संभल जाए। काव्या के ससुराल वालों ने शुभांगी को भी फ़ोन कर बोला कि उसने बहुत अच्छा किया जो उन जैसे लालची और हृदय विहीन लोगों से पीछा छुड़ा लिया। शुभांगी सोचती है कि काव्या अगर वक्त रहते ही संभल जाती तो ऐसा कभी ना होता। ऐसा तो वह किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए था। कुछ महीने बाद शुभांगी ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। घर में एक आया रख ली थी जो बेटे को संभालती। पिता और आया की देख रेख में बच्चा पल रहा था। शुभांगी अब निश्चित होकर दफ्तर जाती, पर अक्सर सोचती कि देवेश कैसा बाप है जिसने एक बार भी अपने बेटे से इतने महीनों में मिलने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी फ़ोन कर उसका हाल चाल जानना चाहा। एक दिन शुभांगी और उसके भाई को बाजार में निर्मला जी और काव्या नजर आए। दोनों माँ बेटी के चेहरे सूख कर पीले पड़ चुके थे, बिल्कुल वैसे जैसे कभी शुभांगी का हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त की मार ने उनके चेहरे की सारी रंगत छीन ली हो। अपनी बेटी के दुख से निर्मला जी बेजान सी मूर्ति लग रही थी। दूसरों की बेटी को दुख देते वक्त इंसान यह नहीं सोचता कि अपनी बेटी का दुख उन्हें कैसे अंदर से तोड़ कर रख देगा। दोनों शुभांगी से नजरें चुरा रही थी और शुभांगी एक आत्मनिर्भर महिला की तरह आत्मविश्वास से परिपूर्ण अपने भाई के साथ खड़ी उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि शायद बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि वक्त की मार से डरना चाहिए। आज इस बात का सीधा सीधा प्रमाण उसकी सास और ननद के रूप में उसके सामने खड़ा था। शुभांगी ने एक सरसरी निगाह उनकी तरफ डाली और सधे कदमों से अपने भाई के साथ आगे निकल गई। दोस्तों, आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो बहू के दुख को बिल्कुल समझ नहीं पाते, पर बेटियों के दुख से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अगर बहू के दुख दर्द को भी बेटी के दुख दर्द की तरह समझा जाए तो घर टूटने से समय रहते बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।